नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। स्कूल लेक्चरर सूरज सिंह का स्थानांतरण जयपुर से रूपगढ़ हो गया था। रूपगढ़ एक छोटा सा कस्बा टाइप गांव था, मतलब न शहर की चकाचौंध और न ही बिल्कुल गांव जैसा माहौल। यहाँ का माहौल गांव शहर की मिली जुली संस्कृति का अच्छा उदाहरण था। लेकिन जयपुर जैसी सिटी को छोड़कर इस छोटे से गांव में एडजस्ट करना सूरज सिंह और उनकी फैमिली के लिए थोड़ा मुश्किल था। पर ठहरे सरकारी नौकर कर भी क्या सकते थे। यहां आकर सूरज सिंह ने ठाकुर साहब का मकान किराए पर ले लिया। पूरे गांव में सभी सुविधाओं से लैस बस यही एक घर था जो ठाकुर साहब की हवेली के पास में ही था। यहां से सीनियर सेकेंडरी विद्यालय करीब 5 किलोमीटर दूर था, जहां पैदल ही जाना पड़ता था। रास्ता भी सुनसान खेतों और जंगली इलाके वाला था। सूरज सिंह जी ने एक सेकेंड हैंड बाइक खरीद ली थी ताकि आने जाने में आसानी हो सके। बच्चों को वे यहां अपने साथ नहीं लाए थे। उन्हें दादाजी और चाचा चाची की देखरेख में जयपुर में ही रहने दिया ताकि उनकी पढ़ाई खराब ना हो। भला यहाँ गांव में इतने हाईटेक स्कूल होते कहाँ हैं। सूरज जी के स्कूल चले जाने के बाद उनकी पत्नी घर पर अकेली ही होती थी, इसलिए अक्सर ठाकुर साहब की बेटी संध्या के साथ वक्त बिताया करती थी। संध्या वेल एजुकेटेड और गुड नेचर वाली लड़की थी, सो गरिमा सूरज सिंह की पत्नी की उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन संध्या गरिमा को गांव घुमाने ले गई। दोनों उसी खेतों वाले जंगली सुनसान रास्ते से जा रही थीं। तभी गरिमा की नजर एक सुंदर बावड़ी पर पड़ी। बावड़ी सड़क से थोड़ा अंदर की तरफ थी। उसी से सटकर एक बरगद का विशालकाय पेड़ भी था। गरिमा को हेरिटेज चीजों का बहुत शौक था। वाओ, कितनी सुंदर बावड़ी है। उस बावड़ी को देखकर वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और जल्दी से वहां जाने को हुई कि संध्या ने उसे रोक लिया। नहीं भाभी, हम वहां नहीं जा सकते। पर क्यों? गरिमा ने पूछा। आप चलिए, घर जाकर बताती हूं, कहते हुए संध्या गरिमा को खींचकर घर ले आई। घर आने के बाद संध्या ने गरिमा को बावड़ी का राज बताया। संध्या ने बताया कि सालों पहले उसकी अपनी 16 वर्षीय बुआ ने उस बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं तब से उनकी आत्मा उस बावड़ी के आसपास भटकती है। पूजा और मंत्र शक्ति के प्रयोग से उन्हें उसी बावड़ी के पास बांधा गया है, जिससे वे किसी गांव वाले को सता न सकें और कभी उस सीमा रेखा से बाहर न जा सकें। बस तब से किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि किसी की गलती से यदि रक्षा कवच टूट गया तो पूरे गांव में कयामत आ जाएगी। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उस बावड़ी के आसपास बुआ जी की आत्मा स्वतंत्र रूप से घूमती है। वहां जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन तुम्हारी बुआ ने सुसाइड क्यों किया था? गरिमा ने पूछा। दादाजी जबरदस्ती उनकी शादी करना चाहते थे और बुआ जी को पढ़ना था। वे भी टीचर बनना चाहती थीं, आपके पति की तरह। पर तुमने तो उन्हें कभी नहीं देखा होगा ना? जिंदा तो कभी नहीं, संध्या ने कहा। मतलब? गरिमा चौंकी। जब मैं 12 साल की थी, एक दिन पापा किसी कारणवश मुझे स्कूल से रिसीव करने नहीं आ पाए थे। उस दिन मुझे अकेले ही घर आना पड़ा। उस दिन आपकी तरह मैं भी उस बावड़ी से एक्साइट होकर उसके पास चली गई थी। फिर? गरिमा ने पूछा। फिर क्या, थोड़ी देर तो सब कुछ नॉर्मल था, पर फिर अचानक वे मेरे सामने आ गई। लाल रंग की लहंगा चोली पहने हुए थी वो, काले घने कमर तक लंबे बाल। बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी वो। पर क्या? गरिमा ने पूछा। पर वो हम सबसे बहुत नाराज हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे पजेस कर लिया था। कई तांत्रिक बाबाओं और ओझाओं की मदद से मुझे उनके चंगुल से बचाया गया, पर पता नहीं उन्होंने मुझे मारने की बजाय पजेस क्यों किया। आखिर वो मुझसे चाहती क्या थीं, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। संध्या ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। तुम सच कह रही हो ना संध्या, कि बस यूं ही मुझे डरा रही हो? नहीं गरिमा भाभी, भला मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगी। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी से भी पूछ लीजिए। मुझे तुम पर विश्वास है संध्या, बस इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर तुम कह रही हो, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। खैर, जो भी हो, हमें क्या, बस उस बावड़ी से दूर ही तो रहना है, बस। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम्हारे भैयासा के आने का टाइम हो गया है। वो भी उसी रास्ते से आते हैं, इसलिए आज उन्हें भी सचेत कर दूंगी। मुझे तो अब फिक्र हो रही है उनकी, चिंतित होते हुए गरिमा ने कहा। हाँ भाभी, भैयासा को जरूर बताइएगा, कहीं वो बुआ जी की आत्मा के माया जाल में न फंस जाएं। अच्छा, चलती हूँ, कहते हुए गरिमा वहां से अपने घर आ गई। शाम हो गई थी। सूरज सिंह स्कूल से लौट रहे थे कि उसी जगह आकर उनकी बाइक पंक्चर हो गई। सर्दियों के दिन थे,
लगभग 5:15 हो रहे थे। सूरज ढलने को था। ऊपर से सुनसान जंगली रास्ता तो जल्दी ही सांझ के आगोश में आ जाता है। बाइक पंक्चर हो जाने की वजह से सूरज सिंह परेशान हो रहे थे। वहां कोई पंक्चर बनाने वाला भी नहीं था और अब वापस गांव में जाना मतलब 4 किलोमीटर पीछे जाना, जो इस समय पॉसिबल नहीं था। इसलिए सूरज सिंह जी बाइक पकड़कर पैदल ही घर की तरफ चल पड़े। अभी वे कुछ ही कदम चले थे कि उनके कानों में बचाओ बचाओ की आवाज पड़ी। आवाज किसी लड़की की थी जो बावड़ी की तरफ से आ रही थी। आवाज सुनते ही सूरज सिंह हड़बड़ा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये बात भी अजीब लग रही थी कि इस समय इस सुनसान इलाके में लड़की कहां से आ गई। बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरी मदद करो, मदद करो। इस तरह की आवाजें लगातार आ रही थीं। आखिरकार सूरज सिंह जी ने सब कुछ सोचना छोड़ लड़की को बचाने का फैसला किया। बाइक सड़क पर ही खड़ी करके वे बावड़ी की तरफ तेजी से दौड़े। जैसे ही बावड़ी के पास पहुंचे उन्होंने देखा बावड़ी में एक लड़की गिरी हुई थी। सूरज सिंह ने न आव देखा न ताव, सीधे बावड़ी में छलांग लगा दी और उस लड़की को बचाकर बाहर ले आए। लेकिन तब तक वह लड़की बेहोश हो गई थी, इसलिए सूरज सिंह ने उसकी छाती दबाकर पेट से पानी बाहर निकाला और फिर अपने मुंह से उसे सांस देने की कोशिश की। इन सब प्रयासों से लड़की होश में आ गई। होश में आने के बाद उसने सूरज का बहुत धन्यवाद किया। तो सूरज सिंह ने कहा कि धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं, ये तो उनका फर्ज था। फिर सूरज ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और इस बावड़ी में कैसे गिरी? तब उस लड़की ने वही कहानी बताई कि उसके पिता उसकी जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसे पढ़ लिख कर शिक्षक बनना है, बस इसीलिए सुसाइड करना चाहती थी। अरे पागल हो क्या तुम? इस बात के लिए मरने चली थी? कौन है तुम्हारे पापा? मैं बात करूंगा उनसे। मैं भी एक टीचर हूं। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम पढ़ना चाहती हो। मैं तुम्हारी पढ़ाई में भी मदद करूंगा। बस वादा करो कि आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सूरज ने हथेली आगे करते हुए कहा। वो लड़की थोड़ा मुस्कुराई और शर्माते हुए सूरज की हथेली में अपनी हथेली रखते हुए बोली, हम वादा करते हैं, हमेशा आपकी बात मानेंगे। जो आप कहेंगे वही करेंगे। दैट्स गुड। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। सूरज बोला। अरे नहीं साहब, मैं चली जाऊंगी। पर कैसे? अंधेरा हो गया है, अकेली जाना ठीक नहीं होगा। रुको, मैं छोड़ देता हूं। नहीं साहब, मैं चली जाऊंगी। इतनी शाम अंधेरे में आपके साथ जाऊंगी तो कई बातें होंगी। आप भले आदमी हैं, पर लोग तो 4 बातें बना ही लेंगे। खामखा मैं बदनाम हो जाऊंगी। आप मेरी चिंता ना करें, मैं चली जाऊंगी। ओके, पक्का? सूरज ने कहा। जी पक्का। कहते हुए वो लड़की बरगद के पीछे झाड़ियों में गुम हो गई। फिर सूरज अपनी बाइक पकड़े पैदल घर की ओर रवाना हो गए। वहां इतनी देर हो जाने से गरिमा बहुत परेशान थी। वह लगातार सूरज का फोन ट्राई कर रही थी, पर सूरज का मोबाइल पानी में भीगने के कारण खराब हो गया था। गरिमा बुरी तरह घबरा गई थी। वह दौड़ती हुई ठाकुर साहब के पास पहुंची और उन्हें सूरज के न आने और कॉल रिसीव न करने की बात कही। गरिमा तो लगभग रोने जैसी हो गई थी। उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। ठाकुर साहब और संध्या उसे ढांढस बंधा रहे थे। ठाकुर साहब ने अपने 2 आदमियों को सूरज को ढूंढने के लिए भेजा। वो 2 आदमी सूरज को खोजने के लिए निकले ही थे कि सामने से सूरज सिंह अपनी बाइक हाथ में पकड़े धीरे धीरे आ रहे थे। जैसे ही गरिमा ने उन्हें देखा, वह दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंची। गरिमा को इस तरह बदहवास दौड़ते देख सूरज रुके और गरिमा से इसका कारण पूछा। क्या हुआ गरिमा, सब ठीक तो है? तुम इस तरह बदहवास क्यों हो गई? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बट आप इतना लेट। तब तक ठाकुर साहब और संध्या भी वहां आ गए। उन्होंने भी सूरज से वही प्रश्न किया और पूछा कि उनके कपड़े कैसे गीले हो गए। अरे क्या बताऊं ठाकुर साहब, दरअसल मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, बस इसी वजह से लेट हो गया। लेकिन आपके कपड़े? गरिमा ने पूछा। वो दरअसल, कहते हुए सूरज ने सारा वाकया बताया। बात सुनते ही ठाकुर साहब, गरिमा और संध्या के तो होश ही उड़ गए। ठाकुर साहब चौंकते हुए बोले, क्या आप उस बावड़ी के पास गए थे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। सूरज की बात सुनकर तो गरिमा मारे डर के बेहोश हो गई। सबने तुरंत गरिमा को संभाला। सूरज ने ठाकुर साहब से पूछा, आखिर बात क्या है? सब इतना डरे सहमे क्यों हैं? तब ठाकुर साहब ने सूरज को पूरी बात बताई। बात सुनकर सूरज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने जिसकी हेल्प की वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूतनी है? कहते हुए सूरज फिर हंसा। क्या ठाकुर साहब, आप भी? बेचारी गरिमा को भी डरा दिया। मैं जानता हूं सूरज जी, आप पढ़े लिखे हैं, इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं, पर हमारा यकीन कीजिए, हम जो कह रहे हैं वो कोरी बकवास नहीं है। आज आप जिससे मिले हैं वो हमारी अपनी बहन है, जिसने बरसों पहले उस बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जरा सोचिए, उस वीराने में कोई अकेली लड़की कहां जाएगी, वो भी इतने अंधेरे में? और फिर तभी गरिमा को होश आ गया और सब उसके पास जा पहुंचे।
सूरज ने उसे संभाला, लेकिन वो बुरी तरह से डर गई थी। साथ ही साथ उसे सूरज की भी चिंता थी। उसने ठाकुर साहब से पूछा, ठाकुर साहब अब क्या होगा? मेरे पति, इन्हें कुछ होगा तो नहीं? पता नहीं गरिमा जी, बस हम तो भगवान से यही कामना करते हैं कि वो सुरक्षा कवच न टूटा हो। अगर वो टूट गया तो हमारे पूरे गांव पर संकट आ सकता है, ठाकुर साहब ने एक आह भरते हुए कहा। ठाकुर साहब प्लीज आप जाइए यहां से, गरिमा को आराम की जरूरत है, आप इसे अब और मत डराइए, सूरज ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप कहीं मत जाइए प्लीज, गरिमा ने उन्हें रोकते हुए कहा। अरे क्या यार गरिमा, पागल हो गई हो क्या? सुबह से दिमाग खराब हो गया है। ठाकुर साहब आप जाइए, यहां सब ठीक है। पता नहीं क्या सोचती रहती है पूरे दिन। सुबह से थक कर घर आया हूं और यहां अलग ही नाटक चल रहा है। आप जाइए प्लीज, सूरज ने गुस्से से कहा। सूरज के जिद करने पर ठाकुर साहब वहां से चले तो गए, पर अब भी उनके मन में वही डर बैठा हुआ था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। इधर सूरज थोड़ा गुस्से में थे, लेकिन गरिमा की मनोदशा समझते हुए उन्होंने खुद को शांत किया। जल्दी से कपड़े बदले और डिनर गर्म करके अपने बेडरूम में ही ले आए। लो गरिमा, सब कुछ भूलकर खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप खा लीजिए, गरिमा बोली। देखो गरिमा, आई एम सॉरी डियर, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, बट आई नो यू आर सो डिस्टर्ब्ड फॉर मी, बट यू डोंट वरी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड सेफ, सूरज ने गरिमा का हाथ थामते हुए कहा। अब तुम खाना खा लो और प्लीज भूल जाओ ये सब। मैं आज बहुत ज्यादा थक चुका हूं डियर, प्लीज अंडरस्टैंड। ये भूत वगैरह सब कोरी बकवास हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर गांव देहात में ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। सब सच होता तो इस दुनिया में इंसान कम, भूत ज्यादा देखने को मिलते। हाँ 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 हाँ, कहते हुए सूरज हंसने लगा। वह आगे बोला, लिसन, मैं आज जिस लड़की से मिला वो एक जीती जागती लड़की थी, कोई भूत नहीं। अगर भूत होती तो बावड़ी में कूदकर बचाओ बचाओ क्यों चिल्लाती? भूत कब से मरने से डरने लगे? कहते हुए सूरज फिर हंसने लगा। चलो छोड़ो ये सब बातें, आओ खाना खाते हैं। लेकिन, गरिमा बोली। लेकिन वेकिन कुछ नहीं गरिमा, लेट्स ईट फूड प्लीज यार, प्लीज। हाथ जोड़ता हूं तुम्हें, सूरज ने गुस्से में गरिमा के आगे हाथ जोड़ दिए। अरे प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? ओके, मैं अब इस बारे में कुछ बात नहीं करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज आप नाराज मत होना, गरिमा ने थोड़ा सहमते हुए कहा। मैं नाराज नहीं हूं गरिमा, सूरज ने प्यार से गरिमा का माथा चूमते हुए कहा। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर सो गए। सोते ही सपने में गरिमा ने देखा लाल लहंगा चुनरी पहने एक लड़की उसके पति को अपने साथ ले जा रही है। गरिमा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उस लड़की ने कहा, अब सूरज मेरे हैं और मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी, कहते हुए उसे धक्का देकर गिरा दिया। गिरते ही गरिमा का सपना टूटा और वो चीखते हुए झटके से उठ गई। चीख सुनकर सूरज की भी नींद खुल गई और उसने उठकर तुरंत लाइट ऑन की। क्या हुआ गरिमा, सब ठीक है ना? सूरज ने पूछा। जी सब ठीक है, बुरा सपना था शायद क्या यार गरिमा, सपना ही होगा ना? तुम भी ना, पता नहीं आज मुझे सोने भी दोगी या नहीं। देखिए मैं मानती हूं जो आप कह रहे हैं वो सच है, बट जरा ये तो सोचिए, ठाकुर साहब झूठ क्यों बोलेंगे, वो भी अपनी बहन के बारे में। आखिर वो भी पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड है। और संध्या, वो तो हमारी तरह नए जमाने की लड़की है, वकील है। फिर आप जरा गौर कीजिए इस बात पर। जस्ट सेटअप गरिमा, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। एनफ, इट्स एनफ। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, सो जाओ चुपचाप। अब मैं और कोई बकवास सुनना नहीं चाहता, सो जाओ, सूरज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सूरज को गुस्से में उबलता देखकर गरिमा ने चुप रहना ही ठीक समझा। वह चुपचाप सहम कर सो गई, पर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। जैसे तैसे उसने रात गुजारी। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर उसने सूरज का टिफिन तैयार किया और फटाफट नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद जैसे ही गरिमा झूठी प्लेट्स ले जाने को हुई, सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। सूरज के छूते ही गरिमा की आंखों में आंसू छलछला उठे। सूरज ने गरिमा को अपने पास बैठाते हुए उसकी आंखों में आए आंसू पोंछे, फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो गरिमा, कल रात जो मैंने किया वो, आई एम वेरी सॉरी। सूरज ने गरिमा के सामने कान पकड़ते हुए कहा। अरे नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? इट्स ओके, प्लीज कान छोड़िए, गरिमा ने सूरज के हाथों को उसके कानों से दूर करते हुए कहा। पहले कहो कि तुमने माफ कर दिया मुझे। जी, गरिमा ने कहा। दैट्स फाइन, ओके मैं चलता हूं, तुम अपना ध्यान रखना और फालतू बातें मत सोचना। मुझे आज भी आने में देर हो जाएगी, बाइक का पंक्चर बनवाना है, मोबाइल भी रिपेयर के लिए देना है, सो तुम खाना खा लेना, ओके? सूरज ने जाते हुए गरिमा के माथे को चूमा। जी, बट आप भी अपना ध्यान रखिएगा प्लीज। जो हुक्म मेरी जान। ओके बाय, मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, बाइक हाथ में पकड़ के, कहते हुए सूरज बाहर आया। बाहर ठाकुर साहब पहले से खड़े थे। सूरज को देखते ही बोले,
अरे मास्टर साहब, आपको पैदल जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारी बाइक ले जाइए और चिंता मत कीजिए, आपकी गाड़ी का पंक्चर मेरे आदमी बनवा लेंगे। अपना फोन भी दे दीजिए, वो भी रिपेयर करवा देंगे। फिर ठाकुर साहब ने एक दूसरा मोबाइल सूरज को देते हुए कहा, इसमें अपनी सिम लगाकर यूज कीजिए जब तक आपका फोन ठीक नहीं हो जाता। ये लीजिए बाइक की चाबी और फोन। अरे बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, पर आप इतनी तकलीफ। अरे कैसी तकलीफ मास्टर जी, ये तो हमारा फर्ज है, आप हमारे अपने ही तो हैं। हम आपके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ठाकुर साहब बोले, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, कल मैंने आपके साथ बहुत रूडली बिहेव किया। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज हो सके तो माफ कर दीजिएगा। हंसते हुए ठाकुर साहब बोले, सूरज जी, आपका नाम सूरज है भाई, आप नहीं तपेंगे तो काम कैसे चलेगा? क्यों गरिमा जी, ठीक कहा ना मैंने? ठाकुर साहब की बात सुनकर सब हंस पड़े और फिर सूरज अपने स्कूल के लिए निकल पड़ा। सूरज के जाते ही गरिमा ने ठाकुर साहब को धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक यू सो मच ठाकुर साहब, आपने हेल्प कर दी। अरे गरिमा, आप मेरी बेटी जैसी हो, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। कल वाली बात से परेशान हो? जी ठाकुर साहब, कल वाली बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। और क्या भाभी? संध्या ने पूछा। तब गरिमा ने ठाकुर साहब और संध्या को रात में आए सपने के बारे में बताया। बात करते करते गरिमा रो पड़ी तो संध्या ने उसे संभाला। भाभी प्लीज रोइए मत। रोने से क्या होगा, प्लीज भाभी, आखिर वो एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। आप भूल जाइए उसे, और उसे भी जो मैंने आपको बताया। कैसे भूल जाऊं संध्या? मैं जानती हूं कि जो कुछ तुमने कहा वो सच है, और वो लड़की जो इन्हें मिली थी कोई इंसान नहीं थी। हम मानते हैं गरिमा जी कि उस बावड़ी के पास कोई जिंदा इंसान नहीं जाता, पर हो सकता है वो लड़की मरना चाहती थी, इसीलिए बिना डर के वहां चली गई। ठाकुर साहब बोले, नहीं ठाकुर साहब। गरिमा बोली, मैं जानती हूं वो लड़की कोई जिंदा लड़की नहीं थी, क्योंकि उसने इन्हें अपने जान देने की वही वजह बताई जो बरसों पहले आपकी बहन की आत्महत्या का कारण थी। क्या यह कोइंसिडेंट हो सकता है? जरा सोचिए, मुझे इनकी फिक्र हो रही है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। कहते हुए गरिमा फिर रो पड़ी। आप चिंता न करें गरिमा जी, हमारे रहते सूरज सा को कुछ नहीं होगा, ठाकुर साहब बोले। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और पंडित जी को बुलवाया। फिर संध्या से बोले, बेटा भाभी को कुछ खिला दो, तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे। जी पापा, संध्या बोली और गरिमा को अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी भी आ गए। ठाकुर साहब ने उन्हें गरिमा से मिलवाते हुए सारी बात बताई। तब पंडित जी ने कुछ मंत्रोच्चार कर एक धागा गरिमा को दिया और बोले, बेटी इसे मास्टर जी के हाथ पर बांध देना, इसके प्रभाव से सभी बुरी शक्तियां उनसे दूर रहेंगी। गरिमा ने थोड़ा सकुचाते हुए मौली धागा लिया, फिर बोली, पंडित जी क्या बिना मौली के कुछ नहीं हो सकता? अरे नहीं बेटी, उन पर प्रेतात्मा का साया है, वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है, कभी भी उन पर अटैक कर सकती है। ये धागा ही उसे उनके पास आने से रोक सकता है। पर पंडित जी वो नहीं बांधेंगे इसे। पहले कुछ नहीं कहते थे, पर अब जबकि वो जान गए हैं कि मैं भूत प्रेत से सुरक्षा के लिए ये सब कर रही हूं, वे इसे कभी नहीं बांधेंगे। मैं कैसे मनाऊंगी उन्हें? वो नहीं मानेंगे। मैं जानता हूं बेटी, मास्टर जी पढ़े लिखे हैं, इन बातों पर उन्हें यकीन नहीं होगा, पर बेटी अब तुम्हें कैसे भी ये सुरक्षा कवच पहनाना होगा उन्हें, नहीं तो कुछ अमंगल घट सकता है। अच्छा ठाकुर साहब, मैं चलता हूं, मेरी कोई जरूरत हो तो जरूर याद कीजिएगा। प्रणाम कहते हुए पंडित जी वहां से चले गए। गरिमा पूरे दिन यही सोचती रही कि आखिर वो सूरज की कलाई पर यह मौली बांधेगी कैसे। आखिर शाम हुई। सूरज ठाकुर साहब की बाइक से घर आ रहे थे। बावड़ी के पास वाले रास्ते से गुजरते समय अचानक उनकी बाइक की स्पीड बढ़ गई। सूरज ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगे और न ही स्पीड कम हुई, जिससे बाइक असंतुलित होकर सामने एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक का आगे वाला टायर निकलकर दूर जा गिरा। बाइक का हेड पूरी तरह से मुड़ गया। सूरज का एक पैर बाइक के नीचे आ गया। यह एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि उसमें जिंदा बच पाना संभव ही नहीं था। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। सूरज की जान तो बच गई, पर वह बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अंधेरा होने लगा था और वहां उस सुनसान रास्ते पर उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। सूरज वहीं घायल अवस्था में पड़ा था। किसी तरह उसने अपने पैर को बाइक के नीचे से निकाला और उठने की कोशिश की, पर उसका पैर फ्रैक्चर हो जाने की वजह से वह उठ नहीं पाया। किसी तरह गरिमा को फोन मिलाने के लिए खुद को घसीटता हुआ दूर गिरे मोबाइल के पास पहुंचा, पर नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं कर पाया। उसकी दिलेरी वास्तव में प्रशंसनीय थी, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। वहां उसके घर न लौटने की वजह से गरिमा और ठाकुर साहब परेशान हो रहे थे। आखिर ठाकुर साहब 4 आदमियों को अपने साथ लेकर जीप में सूरज को खोजने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें सूरज घायल अवस्था में पड़ा मिला।
वे उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। वहां ट्रीटमेंट करवाने के बाद मेडिसिन वगैरह लेकर सूरज को घर ले आए। इस बीच गरिमा ने उन्हें कई बार फोन किया, पर उन्होंने उसे सूरज के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, बस बाइक की प्रॉब्लम बताकर बात टाल दी। पर गरिमा का मन इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था कि सिर्फ बाइक की प्रॉब्लम से सूरज लेट हो गए हैं। उसने संध्या से कहा, ठाकुर साहब भी तो उनसे बात नहीं करवा रहे हैं संध्या, जरूर कुछ हुआ है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रात के 2 बज रहे हैं। इस टाइम कौन सा गैराज चालू होता है? तभी सामने से ठाकुर साहब की गाड़ी आती दिखी। गरिमा और संध्या दौड़ते हुए गाड़ी के पास गए। गाड़ी के पास पहुंचते ही जब गरिमा ने सूरज को इंजर्ड देखा तो वो बेहद डर गई और शॉक्ड होते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हुआ आपको? ठाकुर साहब, ये इन्हें कुछ नहीं। गरिमा, शांत हो जाओ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बट मैं ठीक हूं। सूरज ने एक आह भरते हुए कराहती सी आवाज में कहा। ठाकुर साहब और उनके लोगों ने गाड़ी से उतरकर अपने कमरे तक आने में सूरज की मदद की। ठाकुर साहब ने सूरज की मेडिसिन गरिमा को दी और समझा दिया कि कौन सी दवा कैसे देनी है। गरिमा रो तो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू छलछला रहे थे। उसने ठाकुर साहब से पूछा, ये कैसे हुआ? तो ठाकुर साहब ने बताया, खुद वे भी नहीं जानते। जब वे सूरज को ढूंढने गए थे तब ये उन्हें इस जख्मी हालत में सड़क पर बेहोश पड़े मिले, इसीलिए वे उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले गए। वहां होश में आने के बाद इन्होंने घर चलने की बात कही। कोई सीरियस इंजरी न होने की वजह से डॉक्टर ने भी जल्दी से डिस्चार्ज कर दिया। बस ये पैर और कोहनी का प्लास्टर होने की वजह से थोड़ी तकलीफ होगी। उनके माथे पर भी 6 टांके आए हैं, पीठ पर भी थोड़ी चोट आई है, इसलिए आप इनके खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना घाव खराब होने की समस्या हो सकती है। जी ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छा, अब आप जाकर आराम कीजिए, हमारी वजह से आप पहले से ही तकलीफ में आ गए हैं। अरे गरिमा जी, कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों कोई पराये थोड़ी हैं, हमारे अपने हैं। अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए और कोई भी काम हो तो बेझिझक बताइए, किसी भी समय। अब आप भी कुछ खा लीजिए और सूरज सा को भी थोड़ा कुछ खिला दीजिए और आराम कीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। जी ठाकुर साहब, गरिमा बोली। ठाकुर साहब के जाने के बाद गरिमा सूरज के पास आई और एक आह भरते हुए बोली, कैसे हैं आप? कैसे हुआ ये सब? मैं ठीक हूं गरिमा, तुम टेंशन मत लो। कभी कभी ड्राइव करते हुए ऐसे हादसे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, तुम भूल जाओ ये सब। भूल जाऊं कैसे? क्या मैं नहीं जानती कि आप कितना सेफली ड्राइव करते हैं? आपके साथ ऐसे अचानक ये कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए कि आखिर ये हुआ कैसे, प्लीज। तब सूरज ने गरिमा को पूरा वाकया बताया। क्या? पर अचानक गाड़ी की स्पीड अपने आप कैसे बढ़ गई और ब्रेक भी नहीं लगे? ये कैसा एक्सीडेंट था? बाइक के ब्रेक अचानक कैसे फेल हो गए? पता नहीं कैसे हो गया यार, खुद मुझे भी ये बात परेशान कर रही है। खैर, अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ ये सब। जितना सोचेंगे इस बारे में उतना दिमाग खराब होगा। तुम जाकर कुछ खा लो। और आप? गरिमा ने पूछा। मुझे अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है, दवाइयों की वजह से पेट में भराव का अनुभव हो रहा है। ठीक है, आप आराम कीजिए, अभी मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं है। सुबह के 3 बज रहे हैं, इस टाइम कुछ खाने का मन हो भी कैसे सकता है? बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वादा कीजिए आप मना नहीं करेंगे। क्या बात है गरिमा, बोलो, सूरज ने कहा। नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप वादा कीजिए मना नहीं करेंगे। गुस्सा नहीं होंगे प्लीज, गरिमा बोली। बात क्या है गरिमा, बताओ तो सही। नहीं प्लीज, आप वादा कीजिए मेरी बात मानेंगे। ओके, आई प्रॉमिस, ना गुस्सा करूंगा और ना ही मना करूंगा। अब बताओ तो सही बात क्या है? वो दरअसल। फिर गरिमा ने वह मौली जो पंडित जी ने उसे दी थी निकाली और सूरज की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मुझे ये आपके हाथ पर बांधनी है। ये क्या है गरिमा? जी मौली, गरिमा बोली। वो तो मुझे भी दिखाई दे रही है, सूरज ने थोड़ा सख्त मिजाज से कहा। देखिए, आपने वादा किया था आप गुस्सा नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज मेरी खातिर मान जाइए, गरिमा ने हाथ जोड़कर सूरज से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तुम भी ना गरिमा? ओके, बांधो, सूरज ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। यह बात सुनते ही बिना एक पल गनवाए गरिमा ने तुरंत सूरज की कलाई पर वो धागा बांध दिया और चैन की सांस ली। हो गई खुश? अब सो जाओ, सूरज ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। आप भी आराम कीजिए। फिर गरिमा ने लेटने में सूरज की मदद की और कंबल ओढ़ा दिया, खुद भी पास में लेट गई। लेकिन उसकी आंखों से आज भी नींद ओझल हो चुकी थी। वहीं सूरज थकान और दवाइयों की वजह से जल्दी ही सो गया। अभी सुबह के 5 बजे ही थे कि गरिमा के फोन की रिंग बजी। गरिमा ने तुरंत फोन उठाया। फोन उसकी देवरानी ज्योति का था। फोन लेकर गरिमा कमरे से बाहर आ गई ताकि सूरज डिस्टर्ब न हो। ज्योति से बात करने के बाद गरिमा नहाने और फ्रेश होने चली गई। नहाते हुए अचानक बाथरूम की लाइट्स झिलमिलाने लगी। ये देखकर गरिमा थोड़ा चौंकी। उसने जल्दी से साड़ी पहनी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है।
उसने पलटकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसके सामने वही 16 साल की लाल कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी जो उसके सपने में आई थी। उसे देखकर गरिमा घबरा गई। तुम कौन कौन हो तुम? यहां कैसे आई? मैं थारी मौत हूं। बतायो तो मैं तने के सूरज साहिब महारा से फिर काय बीच में आई थू। बकवास मत कर। वो मेरे पति हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे, गरिमा ने थोड़ा जोर देते हुए कहा। गरिमा का बस यह कहना था कि उस आत्मा ने गरिमा के गालों पर थप्पड़ों की बौछार कर दी, नाखूनों से उसके चेहरे और गर्दन पर वार कर दिए। उसकी मारपीट से गरिमा चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर सूरज हड़बड़ाकर जाग गए। गरिमा गरिमा की आवाज। क्या हुआ उसे? कहते हुए सूरज ने बेड से उठने की कोशिश की, पर पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से खड़े ही नहीं हो पाए। उधर गरिमा की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। गरिमा की चीखें सुनकर सूरज ने तेज आवाज में पूछा, गरिमा क्या हुआ? गरिमा। लेकिन गरिमा तक उनकी आवाज पहुंची ही नहीं, क्योंकि वह खुद ही इतना चीख रही थी, रो रही थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, बचाओ सूरज जी बचाइए मुझे, बचाओ। यह करुण क्रंदन सुनकर सूरज आहत हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी उनकी नजर गरिमा के फोन पर पड़ी जो दूर टेबल पर रखा हुआ था। सूरज जैसे तैसे कोशिश करते हुए बेड का सहारा लेकर गिरते संभलते फोन तक पहुंचे और संध्या को कॉल मिलाया। संध्या सो चुकी थी, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। सूरज ने फिर कॉल किया, लेकिन फिर भी संध्या ने फोन रिसीव नहीं किया। हारकर सूरज ने ठाकुर साहब को कॉल किया। ठाकुर साहब ने तुरंत फोन रिसीव किया और सूरज की बात सुनते ही दौड़कर उनके घर पहुंचे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही गरिमा ने किसी तरह खुद को संभालते हुए बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गई। तभी ठाकुर साहब भी वहां आ गए। उन्होंने गरिमा को इस लहूलुहान हालत में देखा तो घबरा गए। उन्होंने तुरंत गरिमा को संभाला। अरे गरिमा जी, ये क्या हुआ आपको? ये सब कैसे? आप आइए, कहते हुए ठाकुर साहब गरिमा को उसके बेडरूम में ले आए। वहां सूरज पहले से ही परेशान बैठे थे। तभी गरिमा को इस हालत में देखकर उनके होश ही उड़ गए। गरिमा के चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे, जगह जगह नाखूनों से आई खरोंचें और उनमें से रिश्ता खून। गरिमा ये क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए सूरज ने एक बार फिर उठने की कोशिश की, पर नाकाम हुए। ठाकुर साहब ने गरिमा को सूरज के पास बेड पर बिठाया और पानी ले आए। गरिमा ने थोड़ा पानी पिया। फिर सूरज और ठाकुर साहब ने उससे पूछा कि आखिर उसकी यह हालत कैसे हुई। तब गरिमा ने अपने साथ घटी आप बीती सुनाई। ये बात सुनकर ठाकुर साहब तो सुन्न हो गए, पर सूरज को विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत रिएक्ट किया। व्हाट? ये क्या कह रही हो गरिमा? ये कैसे हो सकता है? तो आपको क्या लगता है ये सब अपने आप हुआ मेरे साथ? जरा मेरी हालत तो देखिए। आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लड़की सिर्फ मेरा वहम नहीं है, गरिमा ने आह भरते हुए कहा। वो बात नहीं है गरिमा, लेकिन यह भी सच है कि वो कहानी सुनकर तुम बहुत ज्यादा डर गई हो और फिर मेरे साथ हुआ यह हादसा। इन सब बातों से तुम्हारे दिमाग में डर ने घर कर लिया है, सूरज ने गरिमा को समझाते हुए कहा। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं पागल हो गई हूं? ये सब मैंने खुद किया है अपने साथ। फिर गरिमा ने अपनी हथेलियां आगे की ओर बढ़ाते हुए सूरज को दिखाया। ये देखिए मेरे नाखून। इन्हें देखकर आपको लगता है कि इतने छोटे नाखूनों से इतनी गहरी खरोंचें आ सकती हैं? मेरा न सही, कम से कम मेरे जख्मों का तो भरोसा कीजिए, गरिमा ने रुआंसी होकर कहा। नहीं गरिमा, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा छोड़ो ये सब। ठाकुर साहब जरा संध्या को भेज दीजिए, गरिमा की चोटों पर एंटीसेप्टिक लगाने में हेल्प हो जाएगी। जी जरूर सूरज सा, मैं अभी भेजता हूं संध्या को। ठाकुर साहब ने तुरंत संध्या को गरिमा की मदद के लिए भेजा। संध्या ने आते ही गरिमा के घावों को साफ कर दवा लगा दी, गरिमा को पेन किलर भी दे दी। फिर सूप और नाश्ता तैयार कर दोनों को नाश्ता करवाया और अपने घर लौट गई। उसके जाने के बाद गरिमा ने सूरज को बताया कि आज सुबह ज्योति का कॉल आया था। ज्योति का कॉल आया था, ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? कहीं भाबोसा, उनकी तबीयत तो ठीक है? जी, गरिमा ने कहा। फिर? सूरज ने पूछा। वो दरअसल 2 दिन से आपका फोन नहीं लग रहा था तो वहां सब परेशान हो गए थे, खासकर भाबोसा पिताजी। उन्होंने कल शाम को भी मुझे कॉल किया था और आपके घर आ जाने पर बात करवाने को कहा था, पर हाँ बात नहीं हो पाई उनसे, इसलिए परेशान हो गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी बात कर लेता हूं उनसे। तुम्हारा फोन दो, अब बात करके क्या करेंगे? भाबोसा आज 7 बजे की ट्रेन से यहीं आ रहे हैं। यहां? अचानक? कहीं तुमने मेरे एक्सीडेंट की बात तो नहीं बताई उन्हें? गरिमा बोली। ये बात सुनकर सूरज भड़क गए। व्हाट रबिश गरिमा, क्या जरूरत थी उन्हें बताने की? खामखा परेशान कर दिया उन्हें। मेरी बात तो सुनिए।
मैंने भाबोसा को कुछ नहीं बताया। मैं तो ज्योति से बात कर रही थी, तभी उन्होंने फोन ले लिया। मुझे नहीं पता था कि वे उसके पास खड़े हैं, वरना उसे भी कुछ नहीं बताती। आई एम सॉरी, बट मैं क्या करूं, अंदर ही अंदर घुट रही हूं। ज्योति का फोन आया तो खुद को रोक नहीं पाई और सब बता दिया। गरिमा ने सिसकी भरते हुए कहा, इट्स ओके गरिमा, अब स्ट्रेस मत लो, आराम करो। फिर भाबोसा को 3 बजे लेने भी तुम्हें ही वीरपुर स्टेशन जाना पड़ेगा। मैं तो अब जा नहीं सकता, और इतनी दूर वे कहाँ बस में धक्के खाते आएंगे। फिर एड्रेस की माथापच्ची अलग, और यहाँ घर तक तो कोई व्हीकल आने से रहा। सब शेयरिंग व्हीकल चलते हैं यहाँ। पर्सनल कर भी लिया तो लूट लेगा किराए में, परेशान हो जाएंगे वो। जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी। फिर गरिमा ने जल्दी से दोपहर का खाना बनाया, सूरज को खाना खिलाकर दवाई दी और फिर जल्दी से तैयार होकर संध्या को बुलाया। संध्या ने आते ही गरिमा से पूछा, भाभी आपने बुलाया? हाँ संध्या, मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। दरअसल मुझे वीरपुर जाना है अपने ससुर जी को लेवाने, जहां से आने में मुझे काफी देर हो जाएगी। तब तक ये अकेले हो जाएंगे यहाँ, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। क्या तुम तब तक इनके पास रुक सकती हो प्लीज? मैंने सब काम कर दिए हैं, इनका खाना दवाई सब, यहाँ तक कि फ्रेश भी करवा दिया है। बस तुम्हें ध्यान रखना है इनका। इस हालत में इन्हें अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा मुझे, सो प्लीज अगर तुम। अरे भाभी आप इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रही हैं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भैया के पास ही रहूंगी, उनका पूरा ध्यान रखूंगी, आप बेफिक्र होकर जाइए। संध्या ने गरिमा की हथेलियों को थामते हुए कहा, थैंक यू सो मच डियर संध्या, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आओ। कहते हुए गरिमा संध्या को सूरज के पास ले गई। संध्या को देखते ही सूरज बोले, अरे संध्या तुम? जी भैया मैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं संध्या, आओ बैठो, सूरज बोले। फिर गरिमा ने सूरज से कहा, इसे मैंने ही बुलाया है, जब तक मैं लौट कर नहीं आती तब तक ये यहीं आपके पास रहेगी, कोई भी जरूरत हो तो ये आपकी हेल्प करेगी। अरे इसकी क्या जरूरत थी गरिमा, ये यहाँ बोर हो जाएगी, तुम भी ना मुझसे पूछ लिया होता, खामखा परेशान किया इसे। तुम जाओ संध्या, मैं ठीक हूं। क्यों भैया, क्या आपको मेरी मौजूदगी पसंद नहीं? संध्या ने पूछा। अरे नहीं, वो बात नहीं है संध्या, पर तुम यहाँ इतनी देर क्या करोगी? सूरज ने पूछा। आपसे बातें, संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर भैया, हो सकता है आपको मेरी जरूरत पड़े, आप भी तो इतनी देर अकेले क्या करेंगे? आपका फोन भी खराब है, कोई प्रॉब्लम हुई तो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी तो भी कम से कम किसी को बाहर से बुला तो लूंगी आपकी हेल्प के लिए। सूरज ने हंसते हुए कहा, ओके ओके संध्या, तुम जीती, मैं हार गया। आखिर तुम वकील हो, तुम्हारी दलीलों को काटना मेरे बस में नहीं है। अच्छा फिर मेरा एक काम करो, सूरज ने कहा। क्या भैया बताइए? एक लीव एप्लीकेशन लिखकर भाभी को दे दो, वो वीरपुर जाते समय स्कूल में पहुंचा देगी। अभी तक स्कूल में इन्फॉर्म नहीं किया है, मोबाइल भी खराब है, किसी ने कांटेक्ट किया भी होगा तो। सूरज ने कहा, ओके भैया, लेकिन कितने दिन की लीव डिमांड करनी है? कम से कम 20 से 25 दिन, जब तक प्लास्टर नहीं उतरता। वैसे भी ये तो मेडिकल लीव है, ये बढ़ भी सकती है, सूरज ने कहा। संध्या ने जल्दी से एप्लीकेशन लिखकर गरिमा को दी। तब तक गरिमा भी जाने के लिए पर्स लेकर आ गई। एप्लीकेशन लेने के बाद वह सूरज और संध्या को इन्फॉर्म करके निकल गई। बाहर आते ही गरिमा के दिमाग में सुबह वाले हादसे की याद ताजा हो गई। उसे इस बात का डर सताने लगा कि जो कुछ उसके साथ सुबह हुआ वो दोबारा भी तो हो सकता है। आखिर उसे उसी बावड़ी के पास वाले रास्ते से गुजरना है, वो भी अकेले। ये सोचकर उसकी रूह कांप गई। वो अभी खड़ी खड़ी यही सोच रही थी कि तभी दूर खड़े ठाकुर साहब की आवाज उसके कानों में पड़ी। आप कहीं बाहर जा रही हैं गरिमा जी? उनकी आवाज सुनते ही गरिमा थोड़ी सहज हुई और पलटकर उनकी तरफ बढ़ी। थोड़ा नजदीक जाकर बोली, जी ठाकुर साहब, वीरपुर जा रही हूं, गरिमा ने कहा। वीरपुर? किस लिए? ठाकुर साहब ने पूछा। जी, वो मेरे ससुर जी आने वाले हैं 3 बजे की ट्रेन से, बस उन्हें लिवाने जा रही हूं। अच्छा। फिर ठाकुर साहब ने घड़ी देखते हुए कहा, लेकिन अभी तो 1 ही बजा है। जी, पर मुझे पहले उनके स्कूल जाना है एप्लीकेशन देने, फिर बस या किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा, उसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए अभी जा रही हूं। अरे अपनी जीप होते हुए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों जाएंगी? आप रुकिए जरा। कहते हुए ठाकुर साहब बाहर आए और अपने ड्राइवर को आवाज लगाई, मोहन। अरे ओ मोहन। जी ठाकुर साहब। आया? कहते हुए मोहन दौड़ता हुआ आया। आपने बुलाया? हाँ मोहन, भाभी सा को वीरपुर जाना है, तुम जीप से ले जाओ इन्हें। जो हुक्म ठाकुर साहब। आइए भाभी सा, मोहन बोला। लेकिन इस तरह अकेले ड्राइवर के साथ जाने में गरिमा को संकोच हो रहा था। मोहन के कहने पर उसने न कोई रिएक्ट किया और न ही उसके साथ गई। गरिमा की इस असमंजस को ठाकुर साहब बखूबी समझ गए। उन्होंने मोहन से कहा, जा तू जीप निकाल। मोहन वहां से चला गया। तब ठाकुर साहब ने गरिमा से कहा, आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है गरिमा जी, ये हमारा वफादार ड्राइवर है,
आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए संध्या को साथ ले जाइए। जी ठाकुर साहब, पर उसे तो मैं उनके पास बिठाकर आई हूं, उन्हें अकेले छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। अरे तो क्या हुआ गरिमा जी, सूरज सा के पास मैं बैठ जाऊंगा, आप उनकी चिंता क्यों करती हैं? नहीं ठाकुर साहब, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं चली जाऊंगी। अरे कैसी तकलीफ? आप सूरज सा से डर रही हैं ना कि वो नाराज हो जाएंगे आपसे कि आपने हमें क्यों तकलीफ दी। आप चिंता ना करें, आप यहीं रुकिए, मैं संध्या को बाहर भेजता हूं, आप सीधे यहीं से चले जाना। और सूरज सा की बिल्कुल चिंता न कीजिए, जब तक आप लौट कर नहीं आती मैं उनके पास से हिलूंगा भी नहीं। थैंक यू सो मच ठाकुर साहब, आप वाकई मेरे पापा की तरह हेल्प कर रहे हैं, गरिमा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। आप मेरी बेटी ही हैं गरिमा। ठाकुर साहब ने गरिमा के सिर पर हाथ फेरा और अंदर चले गए। मोहन जीप लेकर आ गया, संध्या भी तुरंत आ गई। संध्या और गरिमा जीप में बैठ गईं और वे वीरपुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में बावड़ी की तरफ गरिमा ने देखा तक नहीं, मन ही मन श्री सालासर बालाजी को निरंतर याद करते हुए उस सुनसान रास्ते से निकली। आगे जाकर गांव में स्कूल के पास गरिमा ने जीप रुकवाई और संध्या से बोली, संध्या, क्या तुम अंदर जाकर अपने भैया की एप्लीकेशन दे आओगी? मैं जाऊंगी तो मुझे अपने चेहरे से स्कार्फ खोलना पड़ेगा और स्कार्फ खुलते ही सब उन खरोंचों और निशानों के बारे में पूछेंगे। सो डोंट वरी भाभी, लाइए मैं दे आती हूँ एप्लीकेशन और सबको इन्फॉर्म भी कर दूंगी। हाँ ये लो। गरिमा ने संध्या को एप्लीकेशन दी। थोड़ी देर में संध्या स्कूल से एप्लीकेशन देकर आ गई और फिर वे सीधे वीरपुर के लिए निकल पड़े। लगभग 2:45 होते होते वे वीरपुर पहुंच गए। ट्रेन लगभग 15 मिनट लेट 3:15 बजे स्टेशन पर आ गई। संध्या और गरिमा प्लेटफॉर्म पर ही खड़े थे। तभी गरिमा की नजर अपने ससुर जी पर पड़ी। उसने संध्या को इशारा किया और वे दोनों उनकी तरफ बढ़ीं। गरिमा ने स्कार्फ पहले ही उतार दिया ताकि ससुर जी उसे पहचान सकें और बात करने में भी आसानी हो। उसने साड़ी के पल्लू से अपना सिर भी ढक लिया और आगे बढ़कर अपने ससुर जी के पांव छुए। संध्या ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अचानक गरिमा को देखकर उसके ससुर चौंक गए। अरे बहू, तुम यहां? जीती रहो, आशीर्वाद देते हुए वे बोले। जी भाबोसा, मैं आपको ही रिसीव करने आई हूं। और फिर संध्या से मिलवाते हुए बोली, ये ठाकुर साहब की बेटी हैं संध्या, मेरे साथ आई हैं आपको रिसीव करने। अच्छा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूं अंकल, संध्या ने कहा। फिर कर्नल साहब, गरिमा के ससुर रिटायर्ड कर्नल थे, ने गरिमा से कहा, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी बहू, मैं खुद आ जाता। और तुम्हारे चेहरे पर यह निशान, थप्पड़ों और खरोंचों के निशान लगते हैं, कहीं सूरज ने तो? नहीं भाबोसा, माना कि वे थोड़े तेज स्वभाव के हैं, पर मेरे मान का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर कभी बदतमीजी से बात तक नहीं की। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, हमारे रिश्ते की मर्यादा का हमेशा पालन किया है उन्होंने, गरिमा ने कहा। तो फिर ये, आप चलिए भाबोसा, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। गरिमा, संध्या और कर्नल साहब तीनों जीप में बैठ गए। मोहन ने सूटकेस और बैग उठाकर जीप में रखे और फिर वे वापस रूपगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ते में गरिमा ने अपने ससुर जी को शुरू से सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद कर्नल साहब बोले, बहू, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सूरज ने भी कुछ नहीं बताया। वो क्या बताएंगे भाबोसा, उन्हें तो हमारी किसी बात पर विश्वास ही नहीं। उन्हें तो लगता है कि ये कहानी सुनकर मैं इतना डर गई हूं कि अब खुद ही खुद को चोट पहुंचा रही हूं। वे तो पागल समझने लगे हैं मुझे। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से पंडित जी की दी वो पवित्र मौली बांधी है मैंने उनके हाथ पे, गरिमा ने रुआंसा होते हुए कहा। चिंता मत करो बहू, वो बचपन से सैनिक स्कूल में पढ़ा है और फिर उसका विषय भी साइंस है। उसे इतनी जल्दी इन सब बातों पर विश्वास होगा भी नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है। आखिर है कहाँ वो बावड़ी? अभी आगे रास्ते में आएगी अंकल, संध्या बोली। कर्नल साहब ने हुंकार भरी। थोड़ी देर में वो सुनसान रास्ता आ गया। कर्नल साहब ने चलती जीप के अंदर से ही उस बावड़ी की तरफ एक नजर डाली, पर गौर से नहीं देखा। कुछ देर में वे सब घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही सभी सीधे सूरज के रूम में गए। मोहन ने भी जीप से सामान उतारकर अंदर रख दिया। ठाकुर साहब अभी तक सूरज के पास ही बैठे हुए थे। सबको देखकर वे सोफे से उठे। अपने पिताजी को देखकर सूरज बहुत खुश हुआ और बोला, भाबोसा, आप आ गए। और बेड से उठने की कोशिश की, पर अरे क्या कर रहे हो बेटा? अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि उठकर हमारे पैर छू सको, कर्नल साहब ने सूरज को संभालते हुए कहा। जी भाबोसा, आप बैठिए। अरे ठाकुर साहब, आप क्यों उठ गए? बैठिए प्लीज, इनसे मिलिए। ये हैं मेरे भाबोसा, रिटायर्ड कर्नल भवानी सिंह जी। और भाबोसा, ये हैं रूपगढ़ के ठाकुर साहब श्री कल्याण सिंह जी। घनी खम्मा ठाकुर साहब। कर्नल साहब हाथ जोड़ते हुए बोले, जी खम्मा घनी कर्नल साहब। ठाकुर साहब कर्नल साहब से दोनों हाथ मिलाते हुए बोले। सब साथ बैठकर बातें करने लगे। गरिमा सबके लिए पानी ले आई।
सबको पानी पिलाने के बाद चाय नाश्ते की व्यवस्था की, जिसमें संध्या ने भी मदद की। उसके बाद वह अपने घर चली गई। ठाकुर साहब भी थोड़ी देर बाद हवेली लौट गए। सूरज भी आराम करने के लिए लेट गया। भाबोसा भी फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में थोड़ा रेस्ट करने चले गए। गरिमा भी रात के खाने की तैयारियों में लग गई। खाना रेडी होते ही उसने भाबोसा को सर्व किया, फिर सूरज को डिनर करवाया और दवाई देकर सुला दिया। फिर खुद खाना खाया और बर्तन साफ करने किचन में गई। बर्तन साफ करते समय अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके शरीर से टकराया, जिससे उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन हुई। और फिर आधे अधूरे धुले बर्तनों को वहीं सिंक में छोड़कर वह अपने बेडरूम में गई। बेडरूम में सूरज अधलेटे से बैठकर किताब पढ़ रहे थे। अचानक गरिमा को देखकर चौंके और बोले, अरे गरिमा, तुम तो बर्तन साफ करने गई थी ना? फिर बर्तन? हाँ, वो तो कब के साफ हो गए। गरिमा थोड़ा सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, वाह, इतने जल्दी? अच्छा हुआ, आओ बैठो, सूरज ने गरिमा से कहा। हाँ, पर गरिमा बोली। क्या हुआ गरिमा? इज एवरीथिंग ओके? जी, वो मुझे कुछ कहना था आपसे, गरिमा ने कहा। हाँ बोलो, लेकिन अब कुछ ऐसी वैसी बात मत करना। मैं अब कोई मौल या धागा नहीं बांधने वाला हूं। जी नहीं, मैं अब आपको ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि मैं तो चाहती हूं कि आप इस मौली को भी उतार कर फेंक दीजिए। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। पता नहीं मैं भी इन सब बातों में कैसे विश्वास करने लग गई, लेकिन अब मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है। आप उतार कर फेंक दीजिए उसे, गरिमा ने थोड़ा उत्तेजित होते हुए कहा। यह बात सूरज को बहुत ही ज्यादा अजीब सी लगी। वो गरिमा, जो अब तक इन सब में इतना विश्वास कर रही थी और उस मौली को उसके हाथ पर बांधने की जिद कर रही थी, वो खुद अचानक उसे उतार कर फेंकने की बात कह रही है। ये सब सोचकर सूरज थोड़ा डर गए। उन्हें लगा कहीं डर और अकेलेपन की वजह से गरिमा को वाकई में कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। क्या सोच रहे हैं आप? गरिमा ने सूरज की तंद्रा तोड़ते हुए कहा। कुछ नहीं गरिमा। तो फिर उतारिए ना उसे, गरिमा ने फिर गुस्सा होते हुए कहा। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो यार? नहीं भी उतारूंगा तो चलेगा, इसे पहनने में कोई बुराई नहीं है। बात तो बस अंधविश्वास की है। नहीं, फिर भी आप बस उतार कर फेंकिए उसे, गरिमा ने फिर जोर देते हुए कहा। अब तो सूरज के मन में भी एक अनजाने भय का जन्म हुआ। उसने कभी गरिमा को इतना गुस्से में नहीं देखा था, और फिर वो उसके पास भी नहीं आ रही थी, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए। इसलिए उसने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर गरिमा से बोला, ओके, फिर तुम खुद ही आकर खोल दो ना इसे। वैसे भी तुमने ही बांधा है इसे। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, आप ही खोलिए, गरिमा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास के कमरे में सोए भाबोसा भी उठकर वहां आ गए। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाई? भाबोसा ने गरिमा से पूछा। गरिमा ने उनकी बात का न कोई जवाब दिया और न ही साड़ी ओढ़कर अपने सिर को ढका। ये बात सूरज और भाबोसा दोनों को बेहद अजीब लगी। वो गरिमा, जो भाबोसा के कदमों की आहट सुनकर ही सिर पर ओढ़ लेती थी, आज ऐसे बिना उनकी बात सुने चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। यह देखकर सूरज के मन में शक होने लगा। उसे गरिमा और ठाकुर साहब की कही बात सच होती हुई सी दिख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ करें, गरिमा फिर चीखते हुए बोली, खोलो उसे। हाँ हाँ। इस बार उसकी आवाज में एक अलग सा भारीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से एक साथ दो आवाजें आ रही हों। यह सब देखकर सूरज घबरा गए, लेकिन फिर भी खुद को कठोर करते हुए बोले, जस्ट सेट अप। गरिमा, चुप हो जाओ, ये क्या बदतमीजी है? भाबोसा सामने खड़े हैं और तुम इस तरह से चिल्ला रही हो। जस्ट शेम ऑन यू। म्हारे सु ऊंची आवाज में बात करो हो सूरज सा, थाने पतो कोनी, मैं कई कर सकूं हूं, गरिमा ने भरभराती हुई आवाज में कहा। गरिमा के मुंह से ऐसी स्पष्ट मारवाड़ी सुनकर सूरज और भाबोसा दोनों ही चौंक उठे। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि उनके सामने जो खड़ी हैं वह गरिमा के भेष में कोई और है। सूरज और भाबोसा कुछ करें उसके पहले ही गरिमा ने जाकर अपना सिर दीवार पर पटका। वह निरंतर हूं करते हुए जोर जोर से अपना सिर दीवार पर पटक रही थी। गरिमा, स्टॉप इट डैम इट, क्या कर रही हो? कहते हुए सूरज ने उठने की कोशिश की, पर वह उठ नहीं सके। भाबोसा ने भागकर पीछे से गरिमा को खींचकर दीवार से अलग करने की कोशिश की। अरे बहू, दूर हटो यहां से, कहते हुए उन्होंने गरिमा को पीछे खींचा, जिससे गरिमा के अंदर बैठी वो प्रेतात्मा नाराज हो गई और उसने भाबोसा को हटते हुए डोकरा, कहते हुए जोर से धक्का दे दिया। यह धक्का इतना तेज था कि भाबोसा कमरे की दूसरी दीवार से जा टकराए और गिर पड़े। उनके हाथ पर चोट आ गई। यह देखकर सूरज बहुत गुस्सा हुए और तेज आवाज से चिल्लाए, गरिमा, आर यू मेड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाबोसा को धक्का देने की? सूरज को गुस्से में देखकर वो प्रेतात्मा और गुस्से में आ गई। वह गरिमा के सिर को और तेजी से दीवार पर मारने लगी।
मन ने आंखें दिखाओ हो। ये लियो, ये लियो। ये देखकर भाबोसा ने सूरज को समझाते हुए कहा, सूरज बेटा, गुस्सा मत करो। बहू, वो इस हालत में नहीं है कि तुम्हारी बात सुन समझ सके। देखो कितना खून बह रहा है उसके माथे से। हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं भाबोसा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं क्या करूं। सूरज ने थोड़ा हताश होते हुए कहा, और फिर हिम्मत करके उसने गरिमा से कहा, रुको, रुक जाओ प्लीज। छोड़ दो गरिमा को, आखिर कौन हो तुम और क्या चाहती हो? छोड़ दो मेरी गरिमा को, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हें, प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज। सूरज ने दुखी और निढाल होते हुए कहा। तब गरिमा के अंदर छिपी वो प्रेतात्मा रुकी और सूरज की तरफ देखकर बोली, नाना सूरज सा, मारे सामने आप हाथ को नहीं जोड़ो। थे चाहो हो ना कि मैं थारी बिधन्नी ने छोड़ दूं, लियो छोड़ दी, पर इसने बचावन रे खातिर थाने हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुम जहां कहोगी मैं चलने के लिए तैयार हूं, बस मेरी गरिमा को छोड़ दो, छोड़ दो उसे प्लीज। सूरज ने रूंधे गले से कहा, लागे हैं घणो प्रेम करो होते, आपरी बिदन्नी ने जिनने बचावन रे खातिर म्हारे सागे चलने ने भी राजी हो गया। ई थारी बिदन्नी भी घणो प्रेम करे हैं थाने। मैं चेताई थी इसने कि मैं आपने म्हारे सागे ले जाऊंगे, पर ये मानी कोनी म्हारी बात और बांध दी व मौली अपरी कलाई में। बीच में आ गई या हम दोनों रे। आज सवेरे भी समझाई मैं इसने, पर मानी कोनी म्हारे सू झगड़ो करने लागी। तब मैं इसने सबक सिखावा रे खातिर के हाल कियो, आप जानो हो ना। लेकिन तुम हो कौन और आखिर हमसे चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो तुम ये सब हमारे साथ? सूरज ने निराश स्वर में पूछा। आपने चाहूं हूं मैं सूरज सा, ई रूप गढ़ रिबाई सा राज हूं मैं। केसर नाम से म्हारो केसर कुंवर। मिली थी ना मैं आपने बावड़ी रे पास, आप बारे काढ़ी थी मने पानी से। हाँ, और वो हंस पड़ी। आपने मालूम कोनी तो सूरज सा कि मैं जिंदा कोनी, मैं तो बस एकला आदमी ने देख उस रीनियत भांपू हूं। आज तक जितना आदमी मिलया सब रीनियत एकली जवान छोरी ने देखकर खराब हो गई। तब मैं मार डालिया उन हैवानों ने। पण आप पहला ऐसा मर्द हो जिसने म्हारे भीतर एक छोरी कोनी, एक इंसान देखा। इतनी रात में एकली छोरी देखने रे बाद भी म्हारो फायदा उठावन री कोई कोशिश कोनी की। औरत जात री सांची इज्जत करो होते। बस तब से मैं थारी दीवानी हो गई सूरज सा। एक छोरी ने धोखा देकर वो कवच हटवा दियो बावड़ी से और फिर चली आई आपरे पीछे पीछे यहाँ। आप रो एक्सीडेंट भी मैं ही करवायो तो, पण आप बच गया। मैं तो अब आपरी दुनिया में कोनी आ सकूं हूँ सूरज सा, पण आप तो म्हारी दुनिया में आ सको हो। बस आप वह मौली उतार दियो, बाकी मैं वादो करूं हूं आप री बिधन्नी ने छोड़ दूंगी और आपने बिना किसी कष्ट के अपने साथ ले जाऊंगी। मैं वादो करूं हूं आपने आपरी इस बिधन्नी से घनी सेवा करूं मैं आपरी, आप बस चालो म्हारे सागे, उस आत्मा ने कहा। उसकी बात सुनकर सूरज के होश ही उड़ गए। मन ही मन उसने अपने आप से कहा, इसका मतलब गरिमा अब तक जो कह रही थी सब सच था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? काश गरिमा की बात मैंने पहले ही मान ली होती तो वो आज इस मुसीबत में नहीं होती। उसने मुझे तो बचा लिया पर खुद नहीं, मैं अपनी गरिमा को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। सूरज के भाबोसा भी ये सब जानकर हैरान परेशान हो रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। एक तरफ उनका बेटा था, दूसरी तरफ बहू। दोनों की जान खतरे में थी। किसी भी सूरत में दोनों में से किसी एक की तो जान जानी ही थी। उन्होंने मन ही मन आंखें बंद कर श्री सालासर बालाजी को याद किया। यहां सूरज ने कोई और रास्ता न देखकर उस आत्मा की बात मानना ही ठीक समझा। ठीक है, मैं मौली उतार रहा हूं, तुम मेरी गरिमा को कुछ मत करना। कहते हुए सूरज ने अपने दूसरे हाथ से धीरे धीरे वो मौली खोली। म्हारे से ऊंची आवाज में बात करो हो सूरज सा, थाने पतो कोनी मैं कई कर सकूं हूं, गरिमा ने भरभराती हुई आवाज में कहा। गरिमा के मुंह से ऐसी स्पष्ट मारवाड़ी सुनकर सूरज और भाबोसा दोनों ही चौंक उठे। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि उनके सामने जो खड़ी हैं वह गरिमा के भेष में कोई और है। सूरज और भाबोसा कुछ करें उसके पहले ही गरिमा ने जाकर अपना सिर दीवार पर पटका। वह निरंतर हूं करते हुए जोर जोर से अपना सिर दीवार पर पटक रही थी। गरिमा, स्टॉप इट डैम इट, क्या कर रही हो? कहते हुए सूरज ने उठने की कोशिश की पर वह उठ नहीं सके। भाबोसा ने भागकर पीछे से गरिमा को खींचकर दीवार से अलग करने की कोशिश की। अरे बहू, दूर हटो यहां से, कहते हुए उन्होंने गरिमा को पीछे खींचा, जिससे गरिमा के अंदर बैठी वो प्रेतात्मा नाराज हो गई और उसने भाबोसा को हटते हुए डोकरा, कहते हुए जोर से धक्का दे दिया। यह धक्का इतना तेज था कि भाबोसा कमरे की दूसरी दीवार से जा टकराए और गिर पड़े। उनके हाथ पर चोट आ गई। यह देखकर सूरज बहुत गुस्सा हुए और तेज आवाज से चिल्लाए, गरिमा आर्यूमेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाबोसा को धक्का देने की? सूरज को गुस्से में देखकर वो प्रेतात्मा और गुस्से में आ गई। वह गरिमा के सिर को और तेजी से दीवार पर मारने लगी। मन नए आंखें दिखाओ हो, ये लियो।
यह देखकर भाबोसा ने सूरज को समझाते हुए कहा, सूरज बेटा, गुस्सा मत करो बहू, वो इस हालत में नहीं है कि तुम्हारी बात सुन समझ सके। देखो कितना खून बह रहा है उसके माथे से। हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं भाबोसा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं क्या करूं। सूरज ने थोड़ा हताश होते हुए कहा, और फिर हिम्मत करके उसने गरिमा से कहा, रुको, रुक जाओ प्लीज, छोड़ दो गरिमा को। आखिर कौन हो तुम और क्या चाहती हो? छोड़ दो मेरी गरिमा को, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हें, प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज। सूरज ने दुखी और निढाल होते हुए कहा। तब गरिमा के अंदर छिपी वो प्रेतात्मा रुकी और सूरज की तरफ देखकर बोली, ना सूरज सा, मारे सामने आप हाथ को नहीं जोड़ो। थे चाहो हो ना कि मैं थारी बिदन्नी ने छोड़ दूं, लियो छोड़ दी, पर इसने बचावन रे खातिर थाने मारे साथ चलनो पड़ेगो। तुम जहां कहोगी मैं चलने के लिए तैयार हूं, बस मेरी गरिमा को छोड़ दो उसे प्लीज। सूरज ने रूंधे गले से कहा, लागे हैं घणो प्रेम करो हो थे, आपरी बिदन्नी ने झिन्ने बचावण रे खातिर म्हारे सागे चलने ने भी राजी हो गया। ई थारी बिदन्नी भी घणो प्रेम करे हैं थाने, मैं चेताई थी इसने कि मैं अपने म्हारे सागे ले जाऊंगी, पर यह मानी कोनी म्हारी बात और बांध दी व मौली आपरी कलाई में, बीच में आ गई या हम दोनों रे। आज सवेरे भी समझाई मैं इसने, पर मानी कोनी म्हारे सु झगड़ो करने लगी। तब मैं इसने सबक सिखावा रे खातिर के हाल कियो, आप जानो हो ना, लेकिन तुम हो कौन और आखिर हमसे चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो तुम ये सब हमारे साथ? सूरज ने निराश स्वर में पूछा। पण आप पहला ऐसा मर्द हो जिसने म्हारे भीतर एक छोरी कोनी एक इंसान देखा। इतनी रात में एकली छोरी देखने रे बाद भी म्हारो फायदा उठावन री कोई कोशिश कोनी की। औरत जातरी सांची इज्जत करो हो थे। बस तब से मैं थारी दीवानी हो गई सूरज सा। एक छोरी ने धोखा देकर वो कवच हटवा दियो बावड़ी से और फिर चली आई आप रे पीछे पीछे यहाँ। आप रो एक्सीडेंट भी मैं ही करवायो थो, पण आप बच गया। मैं तो अब आपरी दुनिया में कोनी आ सकूं हूं सूरज सा, पण आप तो म्हारी दुनिया में आ सको हो। बस आप वह मौली उतार दियो, बाकी मैं वादो करूं हूं आप री बिदन्नी ने छोड़ दूंगी और आपने बिना किसी कष्ट के अपने साथ ले जाऊंगी। मैं वादो करूं हूं आपने आपरी इस बिदन्नी से घनी सेवा करूं, मैं आपरी, आप बस चालो म्हारे सागे। उस आत्मा ने कहा। उसकी बात सुनकर सूरज के होश ही उड़ गए। मन ही मन उसने अपने आप से कहा, इसका मतलब गरिमा अब तक जो कह रही थी सब सच था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? काश गरिमा की बात मैंने पहले ही मान ली होती तो वो आज इस मुसीबत में नहीं होती। उसने मुझे तो बचा लिया, पर खुद नहीं, मैं अपनी गरिमा को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। सूरज के भाबोसा भी ये सब जानकर हैरान परेशान हो रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। एक तरफ उनका बेटा था, दूसरी तरफ बहू, दोनों की जान खतरे में थी। किसी भी सूरत में दोनों में से किसी एक की तो जान जानी ही थी। उन्होंने मन ही मन आंखें बंद कर श्री सालासर बालाजी को याद किया। यहां सूरज ने कोई और रास्ता न देखकर उस आत्मा की बात मानना ही ठीक समझा। ठीक है, मैं मौली उतार रहा हूं, तुम मेरी गरिमा को कुछ मत करना। कहते हुए सूरज ने अपने दूसरे हाथ से धीरे धीरे वो मौली खोली। यह देखकर गरिमा के भीतर घुसी वो आत्मा बहुत खुश हुई, लेकिन सूरज भी कम दिमाग वाला नहीं था। उस आत्मा को निश्चिंत होता देख उसने तत्परता दिखाते हुए वो मौली गरिमा की तरफ उछाली। इससे पहले कि वो आत्मा कुछ समझ पाती, सूरज का निशाना इतना सटीक था कि वो मौली सीधे गरिमा पर जा गिरी, जिससे वो आत्मा बेचैन होकर तड़पने लगी। उसने चीखते तड़पते हुए तुरंत ही गरिमा का शरीर छोड़ दिया और गरिमा बेसुध होकर फर्श पर गिर गई। आवाजें सुनकर भाबोसा का ध्यान भी भंग हुआ। उन्होंने तुरंत गरिमा को संभाला और बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए वो मौली लाकर तुरंत सूरज की कलाई पर फिर से बांध दी। फिर तुरंत ठाकुर साहब को फोन करके बुलाया। ठाकुर साहब भी परिस्थिति की गंभीरता समझते हुए तुरंत आ पहुंचे। इतनी रात को भी अपनी रसूख का उपयोग करते हुए अपने आदमियों को भेजकर सरकारी डॉक्टर को भी बुलवा लिया। गांव में कोई और डॉक्टर तो था नहीं, इसलिए उन्हें सरकारी हॉस्पिटल से ही डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। गरिमा अब भी बेहोश ही थी। उसे सूरज के पास ही लिटाया था। सूरज उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। उन्होंने गरिमा का हाथ थाम रखा था। उनकी आंखों में आंसू छलछला रहे थे। डॉक्टर ने गरिमा का चेकअप किया। उसके माथे पर गहरी चोट लगी थी और खून भी बहुत बह गया था। डॉक्टर ने गरिमा के माथे पर टांके लगाए और पट्टी की। फिर इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन ठाकुर साहब को देते हुए वो दवाइयां मंगवाने के लिए कहा और सुबह तक गरिमा के होश में न आने पर हॉस्पिटलाइज करने की बात कही। डॉक्टर के जाने के बाद ठाकुर साहब ने पंडित जी को भी बुलाया। पंडित जी के आते ही सबने उन्हें सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद पंडित जी ने पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया। उन्होंने गरिमा पर भी गंगा जल के छींटे मारे, जिसके फलस्वरूप थोड़ी ही देर में गरिमा को होश आ गया।
गरिमा को होश में आया देख सब खुशी से झूम उठे। सब ने बजरंग बली और गंगा मैया का मन ही मन धन्यवाद किया। गरिमा होश में तो आ गई थी, पर उसे अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। खुद को उस हालत में देखकर उसे अचरज हुआ, लेकिन वहां सबकी मौजूदगी से वो इतना तो समझ ही गई थी कि जरूर कुछ हुआ है। वो खुद को संभालते हुए धीरे से उठी। सूरज ने उठने में उसकी मदद की और सहारा देते हुए बोले, ध्यान से गरिमा, धीरे, आहिस्ता आहिस्ता उठो। गरिमा ने सूरज को यह सब पूछना चाहा, तभी उसकी नजर ठाकुर साहब और भाबोसा पर पड़ी। भाबोसा को सामने देखते ही उसने नजरें झुका लीं और तुरंत असहज होते हुए साड़ी का पल्लू सिर पर ओढ़ लिया। सबके सामने इस तरह से सूरज के पास बेड पर बैठना भी उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए वो तुरंत पलंग से उठने लगी। उसे खड़ा होते देख भाबोसा समझ गए और उसे रोकते हुए बोले, अरे आराम से बैठो बहू, उठने और शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहां शौक से नहीं बैठी हो, यह हम सब जानते हैं। तुम्हें आराम की जरूरत है, इस तरह असहज होने की कोई जरूरत नहीं। ठाकुर साहब भी भाबोसा की हां में हां मिलाते हुए बोले, कर्नल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गरिमा जी, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। आप आराम से बैठिए, कहीं जाने की या खड़े होने की जरूरत नहीं है आपको। गरिमा की इस असहजता को देखकर सूरज ने मन ही मन कुछ टाइम पहले उसके बदले हुए रूप को याद करते हुए सोचा, क्या ये वही गरिमा है जिसने अभी कुछ देर पहले भाबोसा को धक्का दिया था, उनसे अपमानजनक भाषा में बात की थी। कितना फर्क है इसमें और उसमें। सबके बीच इसकी नजरें भी नहीं उठ पा रही हैं। और वो तभी गरिमा की दबी सी आवाज ने सूरज की तंद्रा को भंग किया। वो बड़ी धीमी सी आवाज में सूरज से पूछ रही थी, जी ये सब कैसे हुआ मेरे साथ, क्या हुआ है यहाँ? ये चोट उसने अपने माथे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। कुछ नहीं गरिमा, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर बात करते हैं इस बारे में। नहीं प्लीज मुझे बताइए, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? गरिमा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। जिद मत करो गरिमा, तुम्हें जानना है न कि क्या हुआ यहां पर, तो ठीक है मैं तुम्हें सब बताता हूं। कहते हुए सूरज ने गरिमा को सारे घटनाक्रम के बारे में बताया। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? गरिमा ने चौंकते हुए कहा। सूरज बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू, भाबोसा बोले। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? कहते हुए गरिमा रो पड़ी। अरे गरिमा तुम रो क्यों रही हो? सूरज ने गरिमा को संभालते हुए कहा। शांत हो जाओ, क्यों रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मैंने आपका और भाबोसा का अपमान किया है, गरिमा ने सिसकियां भरते हुए कहा। तुम पागल हो गई हो, तुमने किसी की भी इंसल्ट नहीं की है। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। अरे तुम्हें तो यह हादसा याद भी नहीं और तुम, सूरज ने गरिमा को समझाते हुए कहा। हाँ बहू, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अपने मन पर किसी भी तरह का कोई बोझ मत रखो, बस भगवान का धन्यवाद करो कि उसने आज तुम दोनों को इतने बड़े खतरे से बचाया है। और साथ में ठाकुर साहब का भी शुक्रिया अदा करो जो इस मुसीबत में हमारे साथ आकर खड़े हुए, भाबोसा ने भी गरिमा को समझाते हुए कहा। गरिमा ने हाथ जोड़कर ठाकुर साहब को थैंक यू बोला। अरे गरिमा बेटी, आपको यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं, आप बस ठीक हो जाएं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा थैंक यू है। फिर ठाकुर साहब पंडित जी से पूछते हुए बोले, क्या बात है पंडित जी, आप मौन क्यों बैठे हैं? इस समस्या का कुछ तो हल होगा। इस समस्या को जड़ से हल करना बहुत मुश्किल है। फिलहाल मैं बहुरानी को भी एक अभिमंत्रित मौली दे देता हूं, जिससे इनकी भी सुरक्षा हो जाएगी। कहते हुए पंडित जी ने अपनी झोली से मौली निकालकर उस पर कुछ मंत्र फूंके और फिर उसे गरिमा की कलाई पर बांध दिया। जब तक ये मौली इन दोनों के हाथ पर है, वो आत्मा इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो तो ठीक है पंडित जी, पर इसका कोई परमानेंट उपाय तो करना ही होगा, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये खतरा तो हमेशा बना ही रहेगा इन दोनों पर, भाबोसा ने चिंतित होते हुए कहा। कर्नल साहब ठीक कह रहे हैं पंडित जी, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो समूल समाधान निकालना ही पड़ेगा इस समस्या का। आप दोनों जो कह रहे हैं मैं बखूबी समझ रहा हूं उस बात को, पर मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और मैं तो क्या, इसमें कोई भी पंडित या ओझा कुछ नहीं कर सकता सिवाय इन दोनों को सुरक्षा देने के। तो फिर पंडित जी, इन्हें आप और सुरक्षित कीजिए। उस आत्मा की बुरी नजर है इन पर, मैं किसी भी कीमत पर इन्हें खोना नहीं चाहती। पंडित जी प्लीज, चाहे तो इनके बदले मेरी जान दे दीजिए उसे, पर इन्हें बचा लीजिए, गरिमा ने पंडित जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। शांत हो जाओ गरिमा, अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी जीकर क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है कि मैं भी। तभी गरिमा ने सूरज के मुंह पर हाथ रख दिया। आपको मेरी कसम, आगे ऐसा कुछ मत बोलिए जो मैं सुन न सकूं, प्लीज। मैं कल यहां पर माता दुर्गा जी का महाहवन करूंगा। इस समस्या से अब केवल वही हम सबको उबार सकती हैं। हम तो केवल कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो आपकी भक्ति की शक्ति से ही यह चमत्कार हो सकता है। अच्छा ठीक है पंडित जी, आज आप यही हमारी हवेली में रुक जाइए, वैसे भी रात बहुत हो गई है, ठाकुर साहब ने कहा। जी
ठाकुर साहब, पंडित जी बोले, अब आप सब भी आराम कीजिए और कर्नल साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं 2 आदमियों को भेजता हूँ, बाहर पहरा देंगे, कोई जरूरत हो तो काम आएंगे। और किसी भी टाइम मुझे फोन करने से मत हिचकिचाइएगा। जी जरूर ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाबोसा ने हाथ जोड़कर ठाकुर साहब को धन्यवाद देते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पंडित जी और बाकी सभी घर के लोग हवन की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी पंडित जी को कुछ पूजन सामग्री मंगवाना याद आया, इसीलिए वे बाहर सामग्री लेने जाने वाले आदमी के पास गए और वो सामान भी लिस्ट में लिखवा दिया। सामान लिखवाने के बाद वे जैसे ही घर की तरफ आने लगे, बीच में खड़े नीम के पेड़ से एक बड़ी डाली टूटकर उनके ऊपर गिर गई, जिसके नीचे दबने से पंडित जी की मौके पर ही मौत हो गई। इस एक्सीडेंट ने सबको बुरी तरह हिलाकर रख दिया। ये सब देखकर गरिमा बेहद डर गई थी। उसे इस बात का डर सता रहा था कि जो हादसा पंडित जी के साथ हुआ वो तो उसके और सूरज के साथ भी हो सकता है। इस मौली के कारण वो आत्मा उन दोनों के पास तो नहीं आ सकती, पर ऐसा हादसा तो करवा सकती है। इसका मतलब वो और सूरज अब भी सेफ नहीं है। ये बात उसे मन ही मन और डरा रही थी। उसे अपनी चिंता नहीं थी, वो तो बस किसी भी कीमत पर सूरज को बचाना चाहती थी। वही केसर की आत्मा किसी भी कीमत पर सूरज को अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसीलिए उसने पंडित जी को भी रास्ते से हटा दिया था। शाम को ठाकुर साहब पंडित जी के अंतिम संस्कार से लौटकर सीधे गरिमा और सूरज से मिलने आए। भाबोसा और संध्या भी वहीं मौजूद थे। आते ही ठाकुर साहब ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर अपनी जेब से एक कागज की पुड़िया निकालकर उसमें रखी भभूत कमरे के अंदर चारों तरफ एक रेखा बना ली। उन्हें यह करता देखकर संध्या ने उनसे पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं पापा? भोले बाबा के मंदिर से लाए भभूत से इस कमरे को चारों तरफ से सुरक्षित कर रहा हूं बेटा। आज पूरी रात हम सबको यही एक साथ बितानी पड़ेगी। बाहर हमारी जान को खतरा है। आज जो कुछ भी पंडित जी के साथ हुआ उसके बाद तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम में से कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ठाकुर साहब, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है, हम सबके लिए, गरिमा ने कहा। आप खाने की चिंता ना करें गरिमा जी, मैंने उसका इंतजाम करवा दिया है, सब हो जाएगा, ठाकुर साहब बोले। थोड़ी देर में खाना लेकर 2 औरतें आ गईं। ठाकुर साहब ने अपने यहाँ काम करने वाली औरतों से कहकर सबके लिए खाना हवेली से बाहर बनवाया था, ताकि खाना सेफ बने, वो आत्मा उससे कोई छेड़छाड़ न कर सके। ठाकुर साहब अच्छी तरह से जान चुके थे कि अपनी जिद पूरी करने के लिए वो आत्मा किसी भी हद तक जा सकती थी, और ये रात उनके लिए बहुत भारी है। जैसे तैसे अनमने मन से सबने खाना खाया। कमरे के अंदर ही अटैच वॉशरूम था, इसलिए किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। पर एक ही कमरे में इतने लोग का पूरी रात बितानी थी, वो भी भीषण डर के साए में। धीरे धीरे रात गहराने लगी, बाहर पूरी तरह से शांति छा गई। दिसंबर की ठंडी रात और बाहर हवा का साए साए कर चलना सच में काफी डरावना था। केसर की आत्मा अपने हाथ आए इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहती थी। यह रात उसके लिए एक गोल्डन चांस की तरह थी, इसलिए उसने अपना मायाजाल फैलाना शुरू कर दिया। आधी रात को जब सब लोग कमरे के किसी न किसी कोने में झपकी ले रहे थे, अचानक पायल की आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही सबकी नींद उड़ गई। सबके जागते ही आवाज आना बंद हो गई। सब बेहद डरे हुए थे, पर आवाज बंद होने की वजह से थोड़ा नॉर्मल हो गए थे। थोड़ी देर सब शांत रहा, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार आवाज हुई और तेजी से कमरे का दरवाजा खुल गया। यह देखकर संध्या की चीख निकल पड़ी। वो मारे डर के जोर से चीखी, आह हा। बाकी सब भी बेहद डर गए और भागकर सूरज और गरिमा के बेड के पास आ गए। गरिमा भी डर के मारे कांपने लगी और सूरज से जा लिपटी। सूरज भी डर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत दिखाई और सबको शांत करते हुए बोले, शांत हो जाइए, आप सब कुछ नहीं होगा हमें। सूरज को हिम्मत बंधाते देख भाबोसा ने भी हिम्मत दिखाई और जाकर फिर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही सबने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं चली। अभी कुछ सेकंड ही हुए थे, दरवाजा बंद हुए कि वो फिर एक जोरदार झटके के साथ खुल गया। इस बार सबने जो देखा वो और भी ज्यादा खौफनाक था। दरवाजे के बाहर लाल कपड़ों में खुद केसर की रूह खड़ी थी। उसे देखकर सब भय से भर गए। गरिमा तो जैसे निढाल सी हो गई। उसने कसकर सूरज को पकड़ लिया। गरिमा को सूरज के करीब देखकर केसर की आत्मा गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत अंदर आने के लिए अपने कदम बढ़ाए, लेकिन भोलेनाथ की धूनी से लाई उस भभूत से बनी रेखा ने उसके पग रोक लिए। उस प्रेतात्मा ने कई बार कोशिश की, लेकिन उस रेखा को पार नहीं कर पाई। ये देखकर सबने मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया। लेकिन वो दुष्ट आत्मा इतनी जल्दी कहां हार मानने वाली थी। उसने अपनी काली शक्ति का प्रयोग किया, जिससे अचानक शांत वातावरण में तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि उसके कारण भभूत उड़ने लगी। रेखा धीरे धीरे मिट रही थी और केसर की आत्मा जोर जोर से हंसी रही थी। ये सब देखकर सब मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे और गरिमा को सूरज की चिंता हो रही थी।
बस इसी चिंता ने उसे शक्ति प्रदान की, और इससे पहले कि वो भभूत रेखा पूरी तरह मिटती, गरिमा ने दौड़कर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपने हाथ में बंधी वो मौली दरवाजे पर बांध दी, जिसके फलस्वरूप केसर की आत्मा सिर्फ दरवाजा पीटती रह गई, उसे वापस खोल नहीं पाई। जैसे तैसे सबने वो खौफनाक रात गुजारी। एक एक पल वर्षों जितना लंबा लग रहा था। आखिरकार रात का सन्नाटा खत्म हुआ, लेकिन अब भी सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। दरवाजा खोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन ठाकुर साहब ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो संध्या ने उन्हें रोका। रुक जाइए पापा, प्लीज दरवाजा मत खोलिए, हो सकता है वो आत्मा बाहर ही हो, हमारा इंतजार कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, और फिर हम कब तक खौफ के साए में इस कमरे में बंद रहेंगे? आखिर हमें इस मुसीबत का कोई हल तो निकालना ही होगा। ठाकुर साहब सही कह रहे हैं, इस समस्या का जड़ से निवारण करना जरूरी है, वरना वो आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कर्नल साहब ने ठाकुर साहब की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, लेकिन गरिमा बिल्कुल चुप थी। उसे तो बस मन ही मन सूरज की चिंता खा रही थी। उसकी मानसिक स्थिति को सूरज अच्छी तरह से समझ रहे थे। उन्होंने गरिमा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे ढांढस बंधाते हुए बोले, तुम मेरी चिंता मत करो गरिमा, जब तक ये मौली मेरे हाथ में है मुझे वो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तुम भी अपनी मौली वापस पहन लो और जाकर फ्रेश हो जाओ। जी, गरिमा ने सूरज की तरफ देखकर कहा। वहां ठाकुर साहब और कर्नल साहब दोनों गांव के बाहर टेकरी वाले माता के मंदिर पहुंचे। वहां के महंत से मिलकर उन्होंने सारी बात बताई, शुरू से अब तक जो कुछ भी हुआ, सूरज की उस आत्मा से मुलाकात, फिर एक्सीडेंट, आत्मा का आजाद होना, गरिमा के शरीर में प्रवेश, पंडित जी की मौत और फिर रात में घटा भयानक किस्सा, सब कुछ। ये सब सुनते ही महंत ने हृंदुन दुर्गाय नमः का जाप करते हुए ध्यान लगाया। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और मंत्र बोलते हुए माला फेरने लगे। लगभग आधा घंटा वे इसी तरह जाप करते हुए माला फेरते रहे और ठाकुर साहब और कर्नल साहब हाथ जोड़े बिना टोके उन्हें ऐसा करते देखते रहे। अंततः उनकी जाप माला पूर्ण हुई। फिर वे ठाकुर साहब और कर्नल साहब की ओर देखते हुए बोले, आपके परिवार पर जिस प्रेतात्मा का साया है वो अत्यंत ही शक्तिशाली दुरात्मा है। उसकी बुरी नजर आपके बेटे पर पड़ गई है, जिसके कारण उसके मन में दफन वर्षों की वासना और कामेच्छा जाग गई है। वो किसी भी कीमत पर सूरज को अपने साथ ले जाएगी। उसे रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो ऐसा कोई उपाय सफल ही नहीं होने देगी। ऐसा मत कहिए महंत महाराज, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास, कर्नल साहब ने प्रार्थना करते हुए कहा। हाँ महाराज, कृपा कर ऐसा मत बोलिए, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई तो उपाय होगा, ठाकुर साहब बोले। उपाय तो बस एक ही है, हम उस आत्मा को प्रेतयोनि से मुक्त करने के लिए नारायण बलि की विधि पूर्ण करवानी होगी। साथ ही साथ महाचंडी यज्ञ करना पड़ेगा। गंगा सहित सप्त महानदियों में उसके नाम से तर्पण करना होगा, तब जाकर उसे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। अपनी बहन को इस भूत योनि से मुक्त करने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं महंत जी। अच्छी बात है, पर यह सब इतना आसान नहीं होगा ठाकुर साहब। वो आत्मा किसी भी कीमत पर यह विधियां पूर्ण नहीं होने देगी, तो फिर हम क्या करें? दोनों ने एक साथ महंत से पूछा। हम केवल कोशिश ही कर सकते हैं, वो भी दृढ़ संकल्प के साथ, तभी ये कार्य सफल हो सकता है। बाकी मां जगदम्बा की इच्छा। जय मां जी सरी, जय मां जी सा, जय जय मां भवानी, घनी खम्मा मां जी सा, घनी खम्मा। कहते हुए महंत श्री खड़े हुए और ठाकुर साहब और कर्नल साहब को हवन कुंड की विभूति देते हुए बोले, ये लीजिए और इसे ले जाकर उस बावड़ी के पानी में मिला दीजिए और इससे बावड़ी के चारों तरफ एक रेखा बना दीजिए। मैं हवन और विधि की सामग्री लेकर शीघ्र ही वहां पहुंचता हूं। समस्त विधि और हवन वही उसी बावड़ी के पास करना होगा, इसलिए आप वहां यथाशीघ्र पूजा की व्यवस्था कीजिए। और हां, कहते हुए महंत जी मंदिर के भीतर गए और अपने हाथ में 5 मालाएं लेकर आए। मालाएं ठाकुर साहब को देते हुए बोले, इन्हें आप दोनों स्वयं और पूरे परिवार को धारण करना होगा। इसके प्रभाव से वो दुरात्मा आप सबसे दूर रहेगी, खासकर सूरज और गरिमा से। जी अवश्य, ठाकुर साहब बोले। वे कर्नल साहब के साथ तुरंत घर लौट आए। उन्होंने सूरज और गरिमा को वो मालाएं दी और संध्या को भी माला देने के लिए ढूंढने लगे, पर संध्या उन्हें कहीं नहीं मिली। उन्होंने गरिमा से संध्या के बारे में पूछा तो गरिमा ने उन्हें बताया कि संध्या फ्रेश होने के लिए हवेली गई थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। तब ठाकुर साहब उसे माला देने के लिए हवेली जाने को हुए कि तभी सामने संध्या आती हुई दिखी। उसे देखकर ठाकुर साहब बोले, अरे बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। फिर माला हाथ में उठाते हुए बोले, यह लो, पहन लो इसे, यह तुम्हारी सुरक्षा करेगी। माला को लेने की बजाय संध्या उसे देख देख कर हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि पूरे हॉल में गूंजने लगी। यह देखकर सभी घबरा गए।
थोड़ी देर हंसने के बाद रुककर संध्या बोली, किंसु सुरक्षा करो हो अपनी छोरी री। भाई सा मारे सु हा 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 कहते हुए वो फिर हंसने लगी और आगे बोली, कै हो गयो भाई सा चौंक गया कै। मैं तो पहले से ही थारी छोरी में बैठी हूं, अब क्या करोगा थे। बोलो, देख के सर, थारे को जो बदलो लेनो है म्हारे सु ले ले, पण म्हारी संध्या ने छोड़ दे। मैं हाथ जोड़ू हूं थारे सामने। ठाकुर साहब रोते हुए बोले, ईब घनी तकलीफ हो रही है आपने भाई सा। जब मैं बिलक बिलक ने रो रही थी तब कोई फर्क को नहीं पड़ा आपने। म्हारी मदद कोनी कि आप ईब म्हारे सू भी किसी रहम की कोई उम्मीद ना रखो। म्हारे रास्ते में आने की कोशिश ना करो। मैं सूरज सा ने लेकर ही जाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। संध्या तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, ना बहन, ऐरी बात कोनी बोल। मैं बापू सा ने घणो समझायो था, पण वे कोनी मान्या, मारी एक बात ना सुनी। तू तो भली तरह से जाने हैं उनके आगे कदी किसी री कोनी चाली। अरे वे तो मासारी भी कोनी सुनी तो म्हारी के सुनता। पर उन री गलती री सजा तू इन निर्दोष लोगा ने क्यों दे रही है। इन रो कै दोष। ये सूरज सा भले आदमी से तू क्यों इन री जान रे पीछे पड़ गई है। देख बहन, ओ पाप से, और यो पाप मैं थने कदई न करने दूंगो। ठाकुर साहब बोले, थे रोकोगा मने, थे मने जानो कोनी भाई सा। ई बाप तो कह या पूरी दुनिया भी मने सूरज सा ने सागे ले जावण से ना रोक सके हैं। देखनो चाहो हो तो या देखो। कहते हुए उस प्रेतात्मा ने संध्या के शरीर पर चाकू से वार किया, जिससे एक पल के लिए संध्या लौट आई और दर्द के मारे चीख पड़ी। लेकिन दूसरे ही पल वो आत्मा फिर से संध्या पर हावी हो गई। उसने फिर संध्या पर वार किया और संध्या की चीख एक बार फिर होल में गूंज उठी। ठाकुर साहब ये देखकर निढाल हो गए और अपना सिर पकड़कर रोते हुए जमीन पर गिर गए। गरिमा और भाबोसा ने उन्हें संभाला। वही सूरज कमरे से झांककर सब कुछ देख रहा था। उससे संध्या की ये दशा देखी नहीं गई। उसने संध्या को दिल से हमेशा छोटी बहन की तरह ही समझा था। आज उसे इतना तकलीफ में देखकर उससे रहा नहीं गया और वो तेज आवाज में उस आत्मा को ललकारते हुए बोला, रुक जाओ, तुमसे मेरी जान ही चाहिए ना तो ठीक है, ले लो मेरी जान पर संध्या और बाकी सबको छोड़ दो। मन्नय बावली समझो हो क्या सूरज सा। मैं कोनी जानू कि आप क्या कियो काल रात मारे साथ। अब मैं कोनी आऊं आपरी बात में, ईब मैं ना करूं आप रो विश्वास। आपसे मने ई धोखा री उम्मीद कोनी थी, पण आप भी दूसरे मर्दा के जैसा धोखेबाज निकले। ईब मैं इन छोरी ने नहीं छोड़ूला। ईब तो मैं या तो आपने ले जाऊं म्हारे सागे या फिर इसने। अकेली तो ईब ना जाऊं मैं। और किसी ने भी कोई चालाकी दिखावन री कोशिश की तो मैं ई छोरी रो जीव साथ लेन ही जाऊंगी। समझा कहना। सब समझ गया, जो तुम कहोगी वही होगा। कहते हुए सूरज ने अपने हाथ से मौली और गले से माला उतारकर खुद से दूर फेंक दी। लो, अब तुम मुझे बिना किसी डर के आसानी से ले जा सकती हो, एक गहरी सांस छोड़ते हुए सूरज ने कहा। यह देखकर गरिमा ने भी अपनी मौली और माला उतार दी और संध्या के सामने आकर उस आत्मा से हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, तुम उन्हें ले जाना चाहती हो तो ठीक है, पर तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। उन्हें ले जाने से पहले तुम मुझे मार डालो। कम से कम मैं सुहागन तो मरूंगी, वैसे भी बिना उनके मैं जिंदा रहकर भी क्या करूंगी। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट मान लो। कहते हुए गरिमा संध्या के कदमों में गिर गई। लेकिन ये देखकर सूरज घबरा गए और बोले, ये तुम क्या कर रही हो गरिमा, पागल मत बनो। पहन लो वो माला प्लीज। मेरे बाद भाबोसा और हमारे बच्चों का ख्याल तो तुम्हें ही रखना है। तुम प्लीज उसे कुछ मत करना। तुम्हें तो बस मेरी जान चाहिए ना, तुम मुझे ले जाओ, उसे कुछ मत करना प्लीज, सूरज ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तभी भाबोसा उस आत्मा के सामने आए और उन्होंने भी अपनी माला उतार दी। फिर वे भी हाथ जोड़कर बोले, बेटे और बहू के बिना मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा। इससे तो यही अच्छा है कि तुम मुझे भी मार दो। ये आप क्या कह रहे हैं भाबोसा, आप सब समझते क्यों नहीं हैं? प्लीज मर जाने दीजिए मुझे, सूरज ने हताश होते हुए कहा। यह सब देखकर ठाकुर साहब ने भी अपनी माला उतार दी, विभूति भी एक तरफ रख दी और फिर संध्या के भीतर बैठी केसर के सामने आकर एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, ठीक से बहन, तू यही चाहती है ना कि सूरज सा या संध्या को जीव लेकर ही जाएगी तो ठीक से ले जा। इन दोनों ने पर इंसू पहला हम सब ने भी मार डाल। बिके दीगा दिन पही अपनी संध्या रे बिना जीकर मैं भी क्या करूंगा। न मैं उन रे बिना जी सकूं हूं और नहीं थने सूरज सारे परिवार रे विनाश को पाप करता देख सकूं हूं। इससे तो यही अच्छा है ना कि मैं भी मर जाऊं। ठाकुर साहब ने उदास होते हुए कहा, ओहो, तो ईब सब मरने को तैयार हो गया। सबरे भीतर को डर भी भाग गयो। सबने घणो शौक चढ़ रहे हो हैं, न मरने का तो कोई बात ना, मैं सब री या इच्छा भी पूरी कर दूंगा। कहते हुए उस दुष्ट आत्मा ने फूंक मारी, जिससे तेज हवा चलने लगी और होल में रखी सारी चीजें इधर से उधर उड़ उड़ कर गिरने लगी और वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। सभी किसी तरह एक दूसरे को संभालते हुए इस तूफान से बचने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। सब शांत देखकर सभी ने चैन की सांस ली। लेकिन वो आत्मा यह देखकर बहुत ही ज्यादा विचलित सी हो गई।
उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक सब कुछ शांत कैसे हो गया। तभी पीछे से सिद्ध मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी। सबने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने महंत श्री अपने सेवकों सहित खड़े थे। उन्होंने ध्यान में सब कुछ पहले ही देख लिया था, इसीलिए वे सीधे घर आ पहुंचे। महंत को देखकर भाबोसा और ठाकुर साहब ने राहत की सांस ली। वही उस आत्मा ने महंत पर हमला करने की कोशिश की, किंतु महंत की मंत्र शक्ति के आगे उसकी एक न चली। फिर महंत ने संध्या के शरीर से उसे मुक्त किया। इस यत्न में उस प्रेतात्मा ने रोकर, चीखकर, चिल्लाकर तो कभी हंसकर अलग अलग भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन महंत के आगे सब विफल हो गया और आखिरकार उसे संध्या के शरीर को छोड़ना पड़ा। संध्या के शरीर से बाहर आते ही महंत ने उसे अपनी मंत्र शक्ति से बांध दिया। गरिमा और ठाकुर साहब ने बेहोश पड़ी संध्या को संभाला। महंत श्री ने उस पर मंत्र जाप कर पानी छिड़का, जिससे संध्या होश में आ गई। गरिमा ने उसके घावों पर पट्टी की। महंत श्री ने सबको पुनः वो मालाएं धारण करने की हिदायत दी और फिर ठाकुर साहब और भाबोसा के साथ जाकर बावड़ी पर हवन व पूजा विधान संपन्न किया और 7 नदियों के निमित्त 7 जलपात्रों में उसके नाम से पुष्प विसर्जित किए, जिसके फलस्वरूप केसर की आत्मा को प्रेतयोनि से मुक्ति मिल गई। लेकिन फिर भी महंत श्री के कहने पर ठाकुर साहब ने सभी 7 पवित्र नदियों पर जाकर उनके जल में केसर के नाम से पूजा कर पुष्प विसर्जित किए, जिससे केसर की आत्मा को बरसों के बाद चिर शांति की प्राप्ति हुई। सब कुछ ठीक हो गया। सूरज भी अब कुछ दिनों बाद पूरी तरह से ठीक हो गए, पर उन्होंने अपने परिवार सहित वो गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और कभी मुड़कर वापस नहीं देखा। ठाकुर साहब और संध्या आज भी वही रहते हैं, बिल्कुल बेखौफ। रूपगढ़ ने हमेशा के लिए उस भूतिया बावड़ी के भय से मुक्ति तो पा ली है, पर अब भी कोई उस बावड़ी की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।